ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2047 तक यदि भारत विकसित भारत होने के अपने सपने को साकार करना चाहता है तो इस स्वप्न के साकार होने में भारत की जो वर्तमान युवा आबादी है उसका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि आने वाले समय में हम अभी से जो नींव रख रहे हैं युवाओं के योगदान के साथ वो विकसित भारत के रूप में परिवर्तित हो सके। और ये बार बार बात कही भी जाती है कि जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, अगर वो कुशल हो, शिक्षित हो और वो योग्य हो तो भारत जल्द ही इस लक्ष्य को हासिल भी कर सकता है। आज हम कार्यक्रम में चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि युवाओं को लेकर भारत सरकार क्या कुछ ऐसे प्रयास कर रही है जिससे उनका सशक्तिकरण हो और वो अपना आर्थिक वृद्धि में और तमाम क्षेत्रों में विकास में अपना योगदान दे सके। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले हम अगर एक बात से ही चर्चा की शुरुआत करें कि इस बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए जिस तरह से वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि आने वाले 5 साल में लगभग 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी उन्नत किया जाएगा, तो इस वर्ष की इस घोषणा को आप कैसे आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़े परिणाम के रूप में देख सकते हैं? इसमें साफ ये है कि युवा सशक्त तभी होता है जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होता है और समाज के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हो। समाज में वो कैसे अपना योगदान दे सकता है? वो या तो स्किल्ड होना चाहिए, उसके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए जो कि देश और समाज के काम में आ सके। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने पिछले बजट में इस बात का प्रावधान किया कि हम कम से कम 1000 इंस्टीट्यूट खड़े करेंगे और वो स्किलिंग के लिए होगा। तो वो जो स्किलिंग के लिए इतने बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब खड़े हो जाएंगे तो उसमें जो स्किल्ड युवा है वो भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को और भी सुदृढ़ कर सकता है। समाज में यदि युवा छूट जाता है या युवा का कंट्रीब्यूशन कम होता है तो उससे समाज का नेगेटिव बहुत इंपैक्ट पड़ता है और उस नेगेटिव इंपैक्ट को रोकना बहुत जरूरी होता है। तो अभी की जो सरकार है वो युवाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उनमें से ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसमें कि हम कम से कम 20 लाख अपने युवकों को ऐसा ट्रेन करें कि वो हमें आर्थिक सुपर पावर भी बनाएं, बिकॉज हम आर्थिक सुपर पावर बनने की तरफ भी अग्रसर हैं। और प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि भारत एक विकसित भारत होगा और हम कर्तव्य पथ चल के हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं 2047 तक। हम देखते हैं कि भारत में जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार बहुत सी योजनाएं हमारे सामने आई। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी योजना रही जिससे बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न अभी हमारे पास हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या हमारे पास आ चुकी है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आंकड़े भी कहते हैं कि युवाओं को कुशल बनाकर अभी तक का जो आंकड़ा है कि लगभग 1,42,00,000 युवाओं को इसमें कुशल बनाया जा चुका है, जो अपने लिए बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से युवाओं को एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो कैसे उनमें नवाचार और उद्यमिता की जो भावना है उसको बढ़ावा देने में ये कदम सही साबित हो रहे हैं। इसमें इसकी नींव और इसका पहला बीजारोपण हुआ था अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू। तो अटल टिंकरिंग लैब के आने से हमारे जितने स्कूल्स हैं और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उन स्कूल्स में इस तरह से टिंकरिंग लैब को हमने प्रमोट किया और उसके कारण जो प्रोत्साहन मिला, जो अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कुछ नई नई चीजें सोचते हैं और वो कुछ नए नवाचार लेकर आते हैं। फिर वो टिंकरिंग लैब आगे बढ़कर फिर वो इनोवेशन में आए और कई सारे लोग जब ग्रेजुएट होने लगे उसी टिंकरिंग लैब से जो आइडिया का एक प्रैक्टिस करते रहे और नए नए आइडिया लेके आते रहे। तो फिर हमने स्टार्टअप देखा, स्टार्टअप से कई सारे यूनिकॉर्न बन गए और हमारे देश में 2014 के पहले नाम मात्र का कुछ भी नहीं था स्टार्टअप, जो आज हमारे पास स्टार्टअप तो कई हैं, यूनिकॉर्न भी हमारे पास करीब करीब दर्जनों हैं यूनिकॉर्न।
तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढना है, हमें वो उद्यम करना है जिससे हम रोजगार सृजित कर सकें। कितने सारे ऐसे स्टार्टअप आए जिन्होंने रोजगार सृजित किया और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है उसके थ्रू। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वो डायरेक्टली फिर जीडीपी में, अपने घरेलू जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, और उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ते बढ़ते आज की डेट में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन बनने का, और फिर हमें एक विकसित भारत बनाना। तो ये विकसित भारत की जो जर्नी है, जो हमारा सफर है, ये सफर बिना युवा को साथ लिए हुए नहीं हो सकता है। जी, उद्यमिता और कुशल युवा के बाद युवाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है खेल। और अगर हम खेलों में भारत की प्रगति की बात करें तो इसमें भी कई कदम और कई ऐसी परियोजनाएं सरकार की ओर से शुरू की गई हैं, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भारत खेलों के मामले में एक बहुत बड़ी चैंपियन पीढ़ी को उभरते हुए देख रहा है। खासतौर पर खेलो इंडिया की पहल के नतीजों में हमने देखा है कि विश्व चैंपियनशिप्स और तमाम बड़े मंचों पर भारत खेलों में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। इस बार भी हमने देखा पेरिस ओलंपिक, खासतौर पर पेरिस पैरा ओलंपिक में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार दिखाया। तो किस तरह से युवाओं को खेलों की ओर जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, और खासतौर पर सरकार की ओर से इसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक तरह से कहे कि जो धनराशि हो या सुविधाएं हो, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि युवाओं के लिए अवसर पैदा हो सके और खेलों के मामले में भी भारत सशक्त हो सके और ज्यादा इस मामले में प्रसिद्धि हासिल कर सके। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, खेल जो है वो इंटीग्रल है युवा शक्ति का। बिना खेल के, जो एक कहते हैं ना कि खेल से हम स्टार बनाते हैं, और जब किसी खेल में हम विश्व स्तर पे विश्व चैंपियन हो जाते हैं तो जो हमारे बचे हुए जो युवा होते हैं देश के, उनको देखकर प्रेरणा लेते हैं। इस क्रम में जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम चला, खेलो इंडिया का प्रोग्राम तो इतना सक्सेसफुल है कि अभी पेरिस ओलंपिक में जो टोटल कंटिजेंट इंडिया का गया था उसमें से 28% करीब करीब हमारा खेलो इंडिया से ही निकल के आया। और टोक्यो ओलंपिक से लेकर पेरिस ओलंपिक तक आप देखेंगे कि हमारा मेडल का जो टैली है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम कई सारे नए खेलों में भी दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड आने लगा है अब ओलंपिक में हमारा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हो रही है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, अभी जो हमारे नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं वहां पे भी हम पाए कि जब एनवायरमेंट नहीं होता है तो ना उसमें व्यवसायिक कुछ काम हो पाता है, ना सामाजिक ढांचा ठीक रहता है। तो अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में बस्तर ओलंपिक के नाम से एक खेल का आयोजन किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कई जो एरिया है नक्सल अफेक्टेड थे वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो उस नॉर्मल सिचुएशन में जहां जहां सामान्य हो रहे हैं वहां खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि युवा खेल में जब आएगा तो वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वो सकारात्मक हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो सकारात्मकता आएगी उससे समाज का निर्माण होता है। आज का युवा ही तो हमारा बेसिकली कंधा देगा पूरे देश को ऊपर उठाने में। एक अहम योजना पर मैं आपकी टिप्पणी यहां जरूर चाहूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भी मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो कि आगे उच्च शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी, जिसमें कि युवाओं को एक आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी के बैंकों से शिक्षा ऋण दिया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं कैसे युवाओं में एक आत्मविश्वास पैदा करेंगी कि वो अगर कोई युवा उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है वो उससे वंचित ना रहे और देश में अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करके योगदान दे सके। देखिए, ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है भारत सरकार का, ये स्कीम एक तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, ये उससे उपजा हुआ एक प्रोग्राम है। आजकल देखिए पढ़ाई का खर्च बढ़ गया है और जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी अपनी जरूरतें होती हैं, उनको भी पैसे देने होते हैं। तो उच्च शिक्षा में जो खर्च है उसको लेकर एक तरह की चिंता थी। उस चिंता को दूर करते हुए, क्योंकि कई सारे ऐसे गरीब बच्चे और युवा हैं जो मेधावी तो हैं पर पैसे की अभाव में कई बार उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। एक होता है ना कि आप डायरेक्टली कुछ पैसे दे दें और उसको वहां एडमिशन करा दें, वो एक तरह से जो क्वांटम है, जो आजकल का नंबर है, अब जो नंबर आ रहा है उच्च शिक्षा में, तो वो नंबर को पूरा करने में केवल स्कॉलरशिप के थ्रू करना वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसके कारण क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कॉमर्शियल लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं और जो लोन देते हैं, उसमें पहले भी था ये कोलैटरल डालो, वो गारंटी दो और माँ बाप को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था।
अभी जो सरकार ने स्कीम लाई है जिसमें कोई कोलैटरल नहीं होगा, कोई गारंटर नहीं होगा और इसमें सरकार अपनी तरफ से गारंटी दे रही है, तो वो एक बहुत सराहनीय कदम है जिससे कि अब युवा पैसे की चिंता छोड़कर वो अपने पढ़ाई पे फोकस करेगा और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो फिर देश में अपना योगदान देगा। एक और बड़ी चिंता जिस पर सरकार ने ध्यान दिया है, जो हालांकि एक विषय छोटा हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में अगर युवाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें हम रचनात्मक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एड्रेस करना बहुत जरूरी था, जिसे सरकार ने किया। नशा मुक्त भारत में योगदान देते हुए केंद्रीय मंत्री ने नशीली दवाओं से जुड़े मुद्दों में सहायता और रिपोर्ट करने के लिए मानस यानी मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, इस हेल्पलाइन को शुरू किया, वेब पोर्टल की शुरुआत की, एक ऐप भी लॉन्च किया। तो किस तरह से देश में इस तरह के मुद्दे को भी सरकार एक गंभीरता के साथ ले रही है, जिससे कि जो युवा नशे में फंसे हुए हैं वो मुक्ति प्राप्त करके या जो अपने लिए समाधान चाहते हैं उनको एक सहायता मिल सके, जिससे कि वो भी अपना रचनात्मक योगदान दे सके समाज में। युवा तभी सशक्त होगा जब वो नशा मुक्त रहेगा, क्योंकि नशा अपने आप में एक बहुत जानलेवा, जहरीली और युवा की युवा शक्ति खत्म करने का एक माध्यम है। इस चीज की गंभीरता को समझते हुए जो मानस पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर का जो लाया गया है, उसका नंबर भी दिया गया है, 1933 पर लोग फोन कर सकते हैं इस पोर्टल पे, और मोबाइल ऐप भी है। एंड उमंग ऐप एक और बनाया गया जिससे कि जो लोग हैं वो उनकी आइडेंटिटी छिपा के रखी जाएगी और वो बता सकते हैं एनसीबी को 24 घंटे 7 दिन वो बता सकते हैं और वो वहां पे एडवाइस भी ले सकते हैं। बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स बने हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हैं और एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। उसमें कई जो ट्रैफिकर्स हैं, यदि एक सामान्य नागरिक को कुछ पता है, कुछ इस तरह के व्यवसाय कर रहे हैं लोग जो इलीगल व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो इस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को एनोनिमसली बिना अपने पहचान को उद्धृत करते हुए वो वहां इन्फॉर्म करेंगे और एनसीबी उस पर अपना एक्शन लेगी। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः भारत अब धीरे धीरे नशा मुक्ति की तरफ जा रहा है। अंत में हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे युवाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले वर्ष से ही प्रधानमंत्री बहुत ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने अपने कई वक्तव्यों में भी कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे युवाओं को जो किसी गैर राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, उनका राजनीति में आना बहुत जरूरी है, जिससे हम राजनीति को और विविध बना सकें और युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा राजनीति में बढ़े। इस सिलसिले में 12 जनवरी को यानी युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम भी होने जा रहा है। तो आपकी इस मामले में क्या टिप्पणी है कि सरकार जिस तरह से, खासतौर पर प्रधानमंत्री जिस तरह से एक विजन देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में युवा राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व लें, कैसे वो देश को एक रचनात्मक राजनीति की ओर ले जाने की तरफ ये कदम साबित हो सकता है? राजनीति जो है वो मेरे हिसाब से किसी भी सभ्य समाज या किसी भी देश का बेसिकली फाउंडेशन होता है, बेडरॉक होता है, बेडरॉक ऑफ एनी सोसाइटी। सो राजनीति किसी भी देश की दशा और दिशा बदल सकती है। तो राजनीति में जो लोग कार्यरत हैं, जो राजनीतिज्ञ होंगे, सरकार को बनाने में राजनीतिज्ञों की तो अहम भूमिका है, वो इंटीग्रल है उसके। तो ये जो वंशवाद जो था राजनीति में, प्रधानमंत्री उसके बहुत खिलाफ हैं और इन्होंने अभी पीछे अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में ही कहा था कि हम चाहते हैं कि इस देश का कम से कम 1 करोड़ ऐसे युवा राजनीति में आए, वो फर्स्ट जनरेशन राजनीतिज्ञ हों। तो वो क्या होगा, जब फर्स्ट जनरेशन राजनीतिज्ञ आएंगे तो वो राजनीति को एक मिशन की तरह लेंगे। तो ये जो 12 तारीख का फंक्शन है, वहां पे एक आह्वान होना है और वो आह्वान होना है कि राजनीति खराब नहीं है, राजनीति में अच्छे लोग आए तभी राजनीति अच्छी हो सकती है। तो इस क्रम में एक ये अच्छी पहल है जिससे युवाओं का राजनीति, सरकार और इनके साथ एक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो प्रयास जारी हैं उन पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं के साथ विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR